Anish Shiri. Anish Shiri, getting from Anantnag. She's a young engineer. She has worked day and night for regulating the electric system of a Jodi area in shortest possible time. She has dispatched transformers in record time for her district in harsh winter. Anish is a frontline worker, has worked in harsh nights and days during heavy snowfall in Kashmir Valley. वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूं। नाज़रीन, इस खास निशस्त में आप सबका खैर मुकदम है। मैं हूं जावेद सागर और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है अनीस शीरीन। अनीस शीरीन पेशे से एक इंजीनियर है और इसके साथ साथ वो एक सोशल वर्कर भी है। डिफरेंट सेक्टर्स पे काम करते हैं, एनिमल रेस्क्यूअर है और जो औरतों के हकूक है उनके लिए बहुत काम करती है। आपका बहुत खैर मुकदम है अनीस। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया, आप अपने मुंह से बताइए कि व्हाट इज योर पर्सनैलिटी ऑल अबाउट, क्या क्या करते हैं? शुक्रिया सर, इतना वाइडली एक बहुत खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। मेरा नाम अनीस शीरीन है और मैं बिजबियारा टाउन ऑफ चिनार जिसको भी बोला जाता है वहां से बिलोंग करती हूँ। तो अनंतनाग की बेटी हूँ। प्रेजेंटली मैं काम कर रही हूँ एज एन इंजीनियर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। तो इंजीनियर होने के साथ साथ कि मेरा हमेशा से ये था कि सिर्फ एक इंजीनियर होके शायद इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट ना कर पाऊँ सोसाइटी को। तो विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम किया है, एज अ सोशल वर्कर बहुत काम किया है, एज अ फिटनेस एंथुसियास्ट बहुत काम किया है, एज एन एनिमल रेस्क्यूअर, एज एन एनिमल एक्टिविस्ट काम कर रही हूँ। तो कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकूँ सोसाइटी को। तो ये बताइए कि हाल ही में आपको यंग लीडरशिप अवार्ड का अवार्ड दिया गया, तो ये अवार्ड किस लिए आपको दिया? सर एक्चुअली मैं पोस्टेड थी एज अ इंजीनियर वर्कशॉप अनंतनाग, जहाँ पे हमारे ट्रांसफॉर्मर्स जो हैं रिपेयर होते हैं। तो आपको पता है कश्मीर में विंटर्स बहुत हार्श रहते हैं, तो मेरा ये काम था कि रिपेयर करना ट्रांसफॉर्मर्स और उनको टाइमली पहुंचाना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि आपको पता है विंटर में ट्रांसफॉर्मर नहीं हो पाता, बिजली नहीं हो पाती घरों में, ट्रांसफॉर्मर्स खराब हो जाते हैं। तो यूजुअली लोगों का ये नोशन होता था कि हफ्ता वन हजीन ट्रांसफॉर्मर के, बट आई ब्रेक दैट नोशन। मेरा हमेशा से रहता था 12 घंटे, जो अर्बन मतलब टाउन होगा वहां 12 घंटे में रिपेयर करके ट्रांसफॉर्मर पहुंचना चाहिए। 24 आवर्स जो 30 या 15 किलोमीटर में आते हैं, एंड 48 आवर्स जो बिल्कुल हिली है। आप खुद भी ट्रांसफार्मर हमने देखा है। जी बिल्कुल। तो ये नॉर्मली हम देखते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं, सब नहीं, वो ज्यादा जो इस तरह का इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करती है, अगर बात करेंगे वहां पे ज्यादा जो इंजीनियर है टेक्नीशियन ज्यादा काम करता है। इंजीनियर जेई खुद ज्यादा काम नहीं करता, खासकर इस इंजीनियरिंग में। तो कैसे आप खुद इन्वॉल्व होती है? तो यू नो ऑल दैट? यस सर, एक्चुअली क्या है, हम यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आई काम करने के लिए, तो मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है। तो विद इन 2 months आई वॉज इन सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे एक नोशन था कि जो इंजीनियर्स हैं वो मतलब दे डू द पेपर वर्क एंड दे डू द बाकी सारा काम। जी तो मुझे स्टार्टिंग में व्हेन आई यूज्ड टू गो टू वर्कशॉप एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट रिपेयरिंग, दे वर लाइक मैडम ना ये करान के। बट जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो इस चीज पे बिलीव ही नहीं करते। वो इक्वालिटी, वो बिलीव करती है डिवीजन ऑफ लेबर। वो डिवीजन ऑफ लेबर पे बिलीव करती है कि अगर मेरा या एलटी वाइंडर या एसटी वाइंडर एक काम कर रहा है तो मैं बाकी सारी चीजें कर लूं। तो आजकल का यूथ उस चीज पे बिलीव ही नहीं करता कि कुर्सी पे बैठना और काम करना। हम कोशिश करते हैं कि हमारी मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट हो और लोगों की मदद हो। और आपकी सर्विस को रिकॉग्नाइज भी किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। ऑनरेबल एलजी सर ने रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स इन 1 month 1200 ट्रांसफॉर्मर्स रिपेयर किए और टाइमली उनको पहुंचाया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि वो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते हैं। आवाम की आवाज में भी उसका जिक्र किया। जी आवाम, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले आवाम की आवाज में भी जिक्र हुआ, मेरे एनिमल वेलफेयर का भी जिक्र किया। तो इससे मुझे एक बूस्ट, एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं और कंट्रीब्यूट करूँ। तो अभी आप कहाँ पोस्ट हैं? अभी मेरी
पोस्टिंग श्रीनगर में है। मैं आईटी डिवीजन वेबिनार में पोस्टेड हूँ, स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। तो बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली मैं बिजबिहारा से, मैं साउथ कश्मीर, आई एम द डॉटर, मैं साउथ कश्मीर की बेटी हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि मैं साउथ कश्मीर का नाम और रोशन करूँ और थोड़ी और हाइट्स पे पहुंचूं। तो ये बताइए कि इंजीनियरिंग के साथ साथ जी, आपका और भी कुछ पैशन है, जरा उसके बारे में जी बताइए। जी मेरे कुछ और पैशन है इंजीनियरिंग के अलावा। मैं एक फिटनेस, यूजुअली लोग मुझे एज अ फिटनेस ट्रेनर ही जानते हैं, वो मुझे एज एन इंजीनियर, उनको शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि मैं एक इंजीनियर हूँ। बट मेरा हमेशा, आई वॉज वेरी फैट और यू कैन से आई वॉज वेरी बल्की बाय देन। आज से अगर 8 साल 7 साल पुरानी बात की जाए तो बहुत फैट शेम देखा है मैंने, बहुत बुलिंग देखी है मैंने स्कूल में, कॉलेज में। तो फिर एक वक्त ऐसा है, वो हर एक पॉइंट आता है जहां पे यू बिलीव कि नहीं, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैंने फिटनेस की जर्नी इसलिए नहीं शुरू की कि मैं लोगों को मोटिवेट करूं, पहले मैंने खुद को मोटिवेट किया। You start from your own self. I was 99 kgs, then I got down to 70 kgs. Okay. Then when I transformed myself, so मुझे लगा कि यार ये मेरा इसमें बहुत इंटरेस्ट डेवलप, फिर मैंने थोड़ी छोटी सर्टिफिकेशंस की न्यूट्रिशन में, ट्रेनिंग के रिलेटेड। देन आई personally worked as a fitness trainer in Anytime Fitness and many other gyms, जहां पे मैंने फीमेल्स को मोटिवेट किया। So you became a trainer then? Yes, I worked as a trainer during my college days only. And उसके बाद मेरा पॉइंट था कि मैं अब फीमेल्स को मोटिवेट करूं इसके लिए। तो अनंतनाग जब मैं आई, जब यहाँ पे फिटनेस का देखा तो यहाँ पे इट वॉज अ टैबू। मेरे पेरेंट्स को लोग अप्रोच करते थे, आपकी बेटी वेट्स उठाती है, मर्दाना हो जाएगी, एमसित कुछ कर पागा खानदार, all these statements. But alhamdulillah, I belong to a very very nice family. My mother, my father, my sister, मेरी फैमिली बहुत मोटिवेटिंग है। My mother always used to be like, बेटा जो आपको सही लगता है you do that. So मैंने यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स लेना शुरू कर दिया, उनको वर्कआउट कराना, पार्क्स में जाके वर्कआउट कराना फीमेल। और आज का टाइम ऐसे है कि आज मुझे लिटरली मतलब 40% ऑफ द फीमेल जो अनंतनाग बेबी है वो मुझे अभी भी अप्रोच करती है, मैम हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, आप हमें गाइड करिए, डिलीवरी हुई है, वेट बहुत पुट ऑन हुआ है, क्या करना चाहिए, पोस्टमार्टम कैसे डील करे, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू डील डिप्रेशन, एंजाइटी। यस एग्जैक्टली। तो ये बताइए कि आपकी इंजीनियरिंग की हम एक बार बात करेंगे। इंजीनियरिंग आपने कहाँ से जॉब आपका कब? 2019 में आई वॉज इन टू द सर्विसेज एंड विद इन 6 months ऑफ कंप्लीशन ऑफ माई इंजीनियरिंग। तो आपने इंजीनियरिंग खत्म करने के तुरंत बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिला और आपने भी एक और डिग्री भी ली है? बिल्कुल, आई एम मास्टर्स इन हिस्ट्री ऑल्सो। तो आई एम परस्यूइंग माई मास्टर्स इन एंथ्रोपोलॉजी नाउ। हाउ डिड यू डेवलप दिस इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी? यस यस, बिकॉज माई फादर, पापा का जी का बहुत ज्यादा रोल रहा है बचपन से। वो हमेशा ये एनिमल वेलफेयर का भी बचपन से, बिकॉज मैं उनको देखती थी चावल में से थोड़ा सा शेयर रखना। आई यूज टू आस्क हिम कि जी कि आप पहले क्यों रखते हैं, बाद में क्यों नहीं? तो ही यूज टू बी लाइक दिस इज द शेयर। अच्छा, ये अभी हमने बात छेड़ी नहीं कि आप एनिमल वेलफेयर भी करते हैं, उसके बारे में हमारे नाम जी 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 जी। एज आई टोल्ड कि फिटनेस की तरफ तो मेरा इंटरेस्ट है ही, फीमेल्स के लिए बहुत, मतलब आपने सुना होगा, मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम इस टाइम पे बहुत फीमेल्स में है, मतलब 10 में से 7 फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। इसका बहुत एक हवॉक है सोसाइटी में, एक बहुत बड़ा टैबू है कि हाँ जी फीमेल को पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, अब जी वो कंसीव नहीं कर सकती है। इसकी वजह से फीमेल्स बहुत सारे स्ट्रेस और डिप्रेशन से डील करती है। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंप्स किए, कैंपेन्स किए जिसमें मैंने फीमेल्स को एजुकेट किया कि बेसिकली पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है क्या, आप इससे डील कैसे कर सकते हैं, मेंस्ट्रुएटिंग हेल्थ मतलब मेंस्ट्रुएशन हेल्थ क्या होती है, आप बिकॉज हमने इन सब चीजों को टैबू क्रिएट किया हुआ है और जिसकी वजह से फीमेल्स इस बारे में बात नहीं कर पाती हैं और फाइनली डिजीज का शिकार हो। तो ये सारे कैंपेन्स मेरे चलते रहते हैं कि अदर देन फिटनेस। तो इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइम पे जो मेरा 80% फोकस रहता है वो है एज एन एनिमल एक्टिविस्ट, वेलफेयर टुवर्ड्स द वॉइसलेस। तो अभी एनिमल्स, कितने सारे एनिमल्स को आपने रेस्क्यू किया और क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए? जी 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 जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगी व्हेन इट कम्स टू रेस्क्यू, हमें कश्मीर में बहुत ज्यादा नीड, मतलब बहुत बुरी हालत है एनिमल वेलफेयर की। अगर हम बात, हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कश्मीर में काम कर रही हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि वेलफेयर कहीं है ही नहीं। आज से 6-7 साल पहले अगर बात करें तो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट कश्मीर में एनिमल वेलफेयर, जी एनिमल वेलफेयर का। मैं जिस बैनर के अंडर काम कर रही हूँ, हमारा एक ग्रुप है, इट्स नोन एज एनिमल एड कश्मीर। तो हमारा वॉलंटियर, हम 15 से 16 लोग, 12 लोगों का ग्रुप है जो साथ में वेलफेयर के लिए काम करता है। हम कोई एनजीओ नहीं है, हम कोई वेलफेयर नहीं, मतलब हम कोई डोनेशंस नहीं पकड़ते, बस हमारा ये बैनर है, इस बैनर के अंडर हम काम करते हैं। वेलफेयर जो आप करते हैं, जो आप खर्चा करते हैं एनिमल रेस्क्यू पे, खुद
ऑन योर ओन, फ्रॉम योर ओन पॉकेट? फ्रॉम माई ओन पॉकेट, एंड सारे वॉलंटियर्स हम अपने पॉकेट से, कोई डोनेशंस नहीं, नथिंग। ये सारा, चाहे उसमें रेस्क्यू, हॉर्सेस का रेस्क्यू हो गया, काउस का रेस्क्यू हो गया, स्टरलाइजेशन करवाना अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे, ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट्स हो गया, एडॉप्शन करवाना, ये सारा, फीड करना, मतलब मैं फीड करती हूँ 70 to 80 डॉग्स अ डे। इट्स वेरी इजी टू से। you're feeding 70 to 70 से 80 डॉग्स को आप रोज फीड करते हैं फ्रॉम योर ओन पॉकेट? यस। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सराहना आपको हो रही है? जी, बिल्कुल। अभी रिसेंटली गवर्नर साहब ने आवाम की आवाज में बहुत अप्रिसिएशन दिया मुझे, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि वेलफेयर में कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं आ रहा है, बहुत पॉजिटिव, हम बहुत आगे आ चुके हैं। अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं, वेलफेयर बहुत लो लाइन पे था, बट अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और थोड़ी मेहनत करने से हम थोड़ा आगे आ चुके हैं वेलफेयर के मामले में। वो क्या है, सबसे बड़ी बात इस, आपने एसपीसीए का नाम सुना होगा, सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, शॉर्ट में हम इसको एसपीसीए बोलते हैं। एसपीसीए होता क्या है, एक ही शेल्टर होम होता है जहां पे आप एनिमल्स को रेस्क्यू करके रखते हैं। तो उस डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब, एसएसपी साहब, इसके मेंबर्स होते हैं, हेड मेंबर्स होते हैं, जो एक कम्युनिटी बनाते हैं। वहां पे एक हॉस्पिटल भी बनाया जाता है जहां पे आप एनिमल्स को रेस्क्यू करके लाएं। प्रैक्टिकली ये हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। जम्मू में है हमारे पास एक एसपीसी, श्रीनगर में नहीं, अनंतनाग में तो बिल्कुल भी नहीं। सो इसके लिए मैं 2-3 साल से बहुत लड़ रही थी। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से फाइनली लैंड एलोकेट हो चुकी है एसपीसीए के लिए। और मैं फॉलो, अभी हमारी एसपीसीए की रिसेंटली 1-2 मीटिंग्स भी हुई, मैं फॉलो करती रहती हूँ डीसी साहब के साथ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें इस चीज को लेके। उन्होंने लैंड एलोकेट की है, उसका बेसिकली एक अकाउंट खुलता है, फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह है, उसके लिए फंड्स भी आ गए हैं। वी हैव टू स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन वर्क एंड इंशाल्लाह जो है वो एसपीसीए रेडी होगा। तो उससे क्या होगा आफ्टर दैट? डू यू थिंक कि जो एनिमल्स हमारे हैं वो रेस्क्यू हो जाएंगे, तो फिर जो आप ख्वाब आपने देखा वो सब पूरा होगा? बिल्कुल। आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं यहाँ पे एक बात, बेसिकली एसपीसीए जरूरी क्यों है। पोस्ट हमारे पास, आपने सुना होगा कि हमारे पास डॉग केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। बिल्कुल, आजकल तो स्ट्रे डॉग्स की तादाद बहुत बढ़ रही है। बिल्कुल। लोग बहुत नाराज रहते हैं कि, इवन एनिमल एक्टिविस्ट से भी नाराज रहते हैं कि आप इनको खाना डालते हो, इससे इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, फिर ये हमें काटते हैं। उनकी नाराजगी जायज है, क्योंकि डॉग बाइट्स के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन देखिए, मैं एक एनिमल लवर हूं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूं कि हर एक इंसान एनिमल लवर होगा, लेकिन एक एम्पैथी, एक कंपैशन होना बहुत जरूरी है। मैं लोगों से आपके चैनल के द्वारा ये मतलब अपील करना चाहती हूं कि आप उनको मतलब हार्म ना करें। आप कुछ नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा खाना, जो आपके घर पे थोड़ा सा बचा हुआ खाना है, वो आप उनको सबसे पहले डाल, जैसे हमारे घरों में होता था। जी बिल्कुल। पुराने जमाने में जब हम बच्चे थे तो हम थोड़ा सा बचा के रखते थे पहले ही कि भाई ये डॉग होगा बाहर, उनको डालेंगे, या और जानवर जो जानदार हो सकते हैं उनको डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उससे एनिमल्स वो फीड होते थे और फिर वो बाइट नहीं करते। जी बिल्कुल। बताएं। हाँ, देखिए, मैं आपको 2-3 रीजंस बताऊंगी कि डॉग बाइट के केसेस बढ़ते क्यों हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है, हमें अक्सर आदत होती है कि अगर आपने डॉग देखा, उसके बच्चे हुए हैं, हम क्या करते हैं, हमने अक्सर अपने बच्चे को सिखाया कि डॉग मिला उसको पत्थर मार दो। मतलब क्यों, वाई? मतलब a dog is sleeping on a roadside, why you have to throw stones on that dog? पहली चीज, we have to avoid such things। दूसरी चीज, हम क्या अक्सर करते हैं, मैंने जो देखा है, मतलब इतना काम करके अब हमें भी एक्सपीरियंस हो गया कि किसी एक फीमेल डॉग को बच्चे पैदा हुए तो कोई भी घर वाला उसको क्या करता है, स्वीपर को बोलता है 100 रुपए दे देता है, उसको बोलता है कि इन बच्चों को कहीं और ले जाओ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम डॉग एग्रेशन का होता है डिसलोकेशन। एक डॉग अपनी टेरिटरी नहीं छोड़ सकता। अगर आपने उसको एक टेरिटरी से उठा के दूसरी टेरिटरी में डाल दिया, वो मदर डॉग एग्रेसिव होगी ही। वो एग्रेसिव जो होगी तो वो लोगों को काटेगी। वो जब काटेगी देन डॉग केसेस इंक्रीज होंगे। दूसरा, जब आपने उस डॉग को उठा के किसी या बड़े डॉग को कहीं और छोड़ दिया, वहां के डॉग उसको अटैक करेंगे, अगेन वो डॉग एग्रेसिव हो जाएगा, that doesn't belong to them, to that territory। फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अक्सर क्या हुआ है, यहाँ पे लोगों ने एक नई चीज सीखी है, वो क्या बोलते हैं कि हम इनको खाना डालना बंद कर देते हैं, जब हम इनको खाना डालेंगे मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता, मतलब एनिमल्स में भी एक टॉलरेंस, वो वाइल्ड बन जाते हैं। वो खाना ना डालने की वजह से उल्टा वाइल्ड बन जाते हैं, बिकॉज उनको भूख अटैक्स करते हैं। अटैक्स करते हैं।
इसके बावजूद अगर आप अपने कम्युनिटी के डॉग्स को फीड करेंगे, एक तो वो सबसे बड़े प्रोटेक्टर है। आपका अगर मोहल्ला 10 घरों का है और अगर कोई अननोन बंदा आपके मोहल्ले में आता है, योर डॉग स्टार्ट बार्किंग, वो उस पर बात करना शुरू की कि एक नॉन मेंबर ऑफ द फैमिली वहां आया है। तो इट इज बिलीव्ड कि जिस कम्युनिटी के डॉग्स हेल्दी हैं, जिनको आप खाना डालते हो, वहां ना कभी चोरी के इंसिडेंट्स होते हैं, वहां कोई ऐसे वैसे इंसिडेंट सुनने को नहीं मिलते, बिकॉज दे आर योर प्रोटेक्टर्स। इट इज कंसिडर्ड दैट डॉग इज मोस्ट faithful animal to a human. So what's your suggestion regarding rescuing of animals to the people, to the government, to the department which are concerned with it? Yes, thank you so much for asking this question, sir, because ये बहुत important question है। सर सबसे पहली चीज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करना चाहूंगी। सबसे पहली बात ये होती है कि जब हम रेस्क्यू करके एनिमल्स को हॉस्पिटल्स ले जाते हैं, हमारे पास बेसिक इम्यूनिटीज वहां नहीं होती है। मतलब मैं अगर श्रीनगर के हॉस्पिटल्स की बात करूं तो शोहामा हो गया, मैसूमा हो गया, हमारे पास बहुत सारे ऐसे टाइम्स है हमें बैंडेजेस भी खुद लानी पड़ती है, हमें दवाइयां, बेसिक दवाइयां भी खुद लानी पड़ती हैं, जो कि शायद मतलब एक रेस्क्यूअर है जिसने इतने सारे एनिमल्स को रेस्क्यू किया, फिर ग्लव्स हमें खुद खरीदने पड़ते हैं। तो इस चीज को फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स हैं, मतलब मैं अनंतनाग की बात करती हूँ, अगर आप अनंतनाग में जाएंगे, बोलेंगे कि स्टेरिलाइजेशन या स्पे कराना है अपने कैट को, या वो बोले कि हमारे पास केटामाइन ड्रग नहीं है, हमारे पास ये ड्रग नहीं है। अब एक चाहे जिसके पास पेट है या किसी ने रेस्क्यू करके एक हॉस्पिटल में लाया, वो किस उम्मीद से लाया है हॉस्पिटल में कि बेसिक ड्रग्स तो अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, किसी डॉग की बोन फ्रैक्चर हो गई है, एक्सरे मशीन अवेलेबल नहीं है। मतलब अनंतनाग से हमें डॉग उठा के श्रीनगर लेके जाना पड़ता है, फिर उसका एक्सरे कराना पड़ता है, फिर अब आपने उसका इलाज करवाया, फिर वो अगर उसका ऑपरेशन हुआ, फिर वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए, कैन यू इमेजिन ये जद्दोजहद कैसी है, अनंतनाग से श्रीनगर, श्रीनगर से अनंतनाग। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, हमारे डीसी साहब बशारत कयूम सर, मैंने उनके अंदर पहले भी काम किया है एंड वो बहुत कोऑपरेटिव है, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो बेसिक इम्यूनिटीज, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप हमें फैंसी चीजें प्रोवाइड करें, बेसिक इम्यूनिटीज देखें, जैसे कि ग्लव्स है, बैंडेज है, बेसिक ड्रग्स है। मतलब अगर किसी को स्टेरिलाइज कराना है, हम वॉलंटियर्स अपने एरिया के डॉग्स को स्टेरिलाइज कराना चाहते हैं, उसकी ड्रग की अवेलेबिलिटी हो। पहली चीज मैंने बात की कि बेसिक इम्यूनिटीज, दूसरा बात की कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को, तीसरा हमने बात की कि जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री के पास एम्बुलेंसेस अवेलेबल होती हैं। जब आप उनको एम्बुलेंसेस के लिए फोन करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल कहीं पे घोड़ा रेस्क्यू कराना है या कुछ रेस्क्यू कराना है, वो सबसे पहले मांगते हैं मतलब एक्सपेंसेस ऑफ द पेट्रोल व्हीकल। मतलब एक फॉर एग्जांपल एक रिपोर्टर है जो कि एक 20 साल का लड़का है, वो 6,000-7,000 रुपए कैसे मैनेज करेगा फॉर एम्बुलेंस कि वो अनंतनाग से श्रीनगर ले जाए, यू नो। सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए कि अगर एनिमल हस्बेंड्री कोई व्हीकल प्रोवाइड कर रही है फॉर ए रेस्क्यू ऑफ एन एनिमल, बिग एनिमल, हॉर्स है या काव है, उसके ट्रैवल एक्सपेंसेस को देखें। तीसरी चीज है हमारा स्टेरिलाइजेशन का प्रोग्राम, डॉग्स के लिए खासकर। यस वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमारी एसएमसी जो है बहुत, मतलब मैं थैंकफुल हूं एसएमसी की कि वो हमें बहुत कोऑपरेट करती है कि हमें जब भी श्रीनगर में या कोई डॉग रेस्क्यू कराना होता है वो अपनी टीम को भेजते हैं, हम रेस्क्यू कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास नेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन ये श्रीनगर में होता है, अनंतनाग की म्युनिसिपैलिटीज को ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं। हम जब भी फॉर एग्जाम्पल कोई डॉग है, व्हाट यू सजेस्ट नाउ? यस, मैं बिल्कुल यहाँ की म्युनिसिपैलिटी, जो हमारी लोकल म्युनिसिपैलिटीज है, जो काउंसिल बॉडीज हैं, जैसे कि अनंतनाग है, बिजबियारा है, डूरू है या पहलगाम है, म्युनिसिपैलिटी जो हमारी लोकल म्युनिसिपैलिटीज हैं, दे शुड एटलीस्ट हैव अ वन डॉग कैचर। डॉग कैचर की पोस्ट निकलती है बाज़ाब्ता। मतलब हमारे पास यहाँ एक बड़ा सा डॉग है जो बैडली इंजर्ड है, अब हमें उसको रेस्क्यू करना है। हम जब म्युनिसिपैलिटी को फोन करते हैं, दे लाइक ये हमारी जुरिसडिक्शन में फॉल नहीं होता, बल्कि ये फॉल करता है। दिस इज देयर ड्यूटी। लोकल म्युनिसिपैलिटीज शुड कोऑपरेट विद एनी एनिमल एक्टिविस्ट, या उनके पास एक प्रोविजन होना चाहिए कि एक गाड़ी इसी के लिए होनी चाहिए कि कहीं पे डॉग रेस्क्यू करना है, कहीं पे घोड़ा रेस्क्यू करना है, कहीं पे, क्योंकि हमें श्रीनगर से गाड़ी मंगवानी है। ये बताएं हमें कि कितने ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं या कितने ऐसे केसेस आपने देखे जहां पे आपने एनिमल्स को रेस्क्यू किया, जब एनिमल्स बहुत खराब हालत में, चाहे घोड़ा था या डॉग था, तो कितने सारे एनिमल्स को आपने रेस्क्यू किया होगा अभी तक? सर ये आप दिस काउंट इज काउंटलेस। मतलब अभी मैं अगर आप पिछले 10 दिन की बात करूं तो 15 डॉग्स, 7 कैट्स। So after rescuing the dogs, where you put them? Yes, very nice. Yes, exactly. It's a very nice question.
इसी चीज के लिए एसपीसीए है। अच्छा, एसपीसीए इसी चीज के लिए। मगर प्रेजेंटली हम क्या करते हैं कि वी आर थैंकफुल टू म्युनिसिपैलिटी श्रीनगर म्युनिसिपल एसएमसी कमेटी की। उन लोगों ने एक शेल्टर बनाया है टेंगपुरा में। तो हम क्या करते हैं, जब हम अपने डॉग को सबसे पहले ले जाते हैं इलाज के लिए, या मैसूमा ले जाएंगे, शोहामा ले जाएंगे, तो कुछ पोस्ट मतलब अगर ऑपरेशन हुआ, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए हम उनको शेल्टर में रखते हैं फिलहाल टेंगपुरा में जो है। उसके बाद उनको हम अपनी जगह रिलीज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने एक डॉग लिया और उसका इलाज कराया फिर उसको कहीं और छोड़ दिया। नो नो, इट्स अ प्रोसेस। यू पिक अ डॉग, आप उसका इलाज करवाएंगे, अगर कंडीशन ज्यादा खराब है उसको शेल्टर में भेजेंगे, वहां से उठा के जब वो ठीक हो जाएगा उसको अपनी जगह वापस रिलीज करेंगे। यस, ओके अनीस, ये बात होगी आपके करियर की बात, आपके पैशन की बात, एज फिटनेस ट्रेनर, एज एनिमल रेस्क्यूअर, और भी अपार्ट फ्रॉम दिस और आपके क्या हॉबीज है और क्या आप करते हैं? कभी टाइम मिलता है और काम? जी, मैं स्केच करती हूँ बहुत ज्यादा। मुझे स्केचिंग का काफी शौक है। मैं पेंटिंग करती थी बहुत ज्यादा, इनफैक्ट करती भी हूँ। आई टोटली बिलीव इन अभी आप देखते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन बहुत हो गई है। मेरा एक हमेशा से एक ये गोल रहता है कि व्हेन एवर आई एम गिफ्टिंग समथिंग टू समबडी, तो आई गिफ्ट अ प्लांट की। तो ये मेरा रहा है कि मेरा बहुत फोकस है कि डिफॉरेस्ट्रेशन को भी ओवरकम नेचर लवर। यस, एग्जैक्टली, बिकॉज हमारा फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो फॉरेस्ट वी हैव टू थिंक अबाउट इट। यंगर जनरेशन, आप इमेजिन करिए आज से 15 साल बाद क्या कंडीशन होगी। अगर हम आज एक चिनार का पेड़ या कोई भी पेड़ लगाते हैं तो वो 10 साल बाद दिखेगा आपको कहीं। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग, देखा जाएगा। हम तो अभी एंजॉय कर रहे हैं नेचर, कोई और देखेगा। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। इफ यू टॉक अबाउट डल, मतलब आप अपनी वाटर बॉडीज को ले लें। हमें अक्सर आदत है, हम कुछ खाएंगे, हम डाल देंगे वहां पे, डाल देंगे। मतलब आप देखिए ना, डल का सिविक सेंस डेवलप होना। यस। अच्छा, ये बताएं व्हाट इज योर मैसेज टू द यूथ लाइक यू विद रिगार्ड टू द setting their own income generating units, standing on their own, becoming job providers instead of job seekers, and entirely totality में what's your message to the people? मैं सब लोगों से, जो मेरी यंग जनरेशन है, जो यूथ है, जो हमारे बाद आने वाली, उनको ये बोलना चाहती हूँ कि एक नोशन था कश्मीर में कि गवर्नमेंट जॉब, हमें सिर्फ एक ही चीज पता थी कि बेटा या इंजीनियर होना चाहिए या डॉक्टर होना चाहिए। फिर वो थोड़ा क्रेज खत्म हो, फिर या तो आईएएस होना चाहिए या आईपीएस होना चाहिए। अभी वही थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है। बट प्लीज कम आउट ऑफ दिस कोकून। मैं इसको बोलूंगी एक शेल है जो हमने, अपने पेरेंट्स ने भी बच्चों को इतना प्रेशराइज किया है कि अगर वो कभी जाकर अपने पेरेंट्स को बोलता मुझे जर्नलिज्म करना है, जर्नलिज्म, मुझे आर्ट्स में मास्टर्स करना है, वो क्या हो गया, मुझे पेंटिंग में कोर्स करना है, वो क्या हो गया, मुझे म्यूजिशियन बनना है, व्हाट इज दिस। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स जो ये देख रहे हैं, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, एक ओपन वाइड फील्ड प्रोवाइड की कि जो भी आप परस्यू करना चाहें करें। तो मैं ये बोलना चाहूँ कि आजकल डिजिटाइजेशन का माहौल है, आजकल सब कुछ वी टॉक अबाउट, आप पैसे भी ट्रांसफर करते, देयर इज नो कैश मनी, यू बिलीव इन ट्रांजेक्शन ऑनलाइन। सो जॉब प्रोफाइल इतना ब्रॉडर हो गया, ये स्पेक्ट्रम इतना ब्रॉड हो चुका है, आजकल लोग पैसा कमाना मतलब कोई बड़ी बात नहीं समझते। इट्स नॉट अ बिग डील। सो माई मैसेज टू द यूथ इज वट एवर योर पैशन इज, वट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट। आप ये मत देखिए कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है, आप खुद से पूछिए कि आप करना क्या चाहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो योर पैशन, इफ यू फॉलो वट यू वॉन्ट टू डू, यू विल डू wonder, you will do amazing. So all the best to the youth who is listening to me. I just wish you all the best and all the luck in your life. Thank you so much. अनीस शिरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे से बात की। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे नौजवान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खा वो लड़के हो या लड़कियां हो, वो अनीस शिरीन की तरफ देखें कि किस तरह से ये एक इंजीनियर भी हैं, उसके साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक एनिमल लवर है, एक नेचर लवर है और फिटनेस ट्रेनर भी है। हिस्ट्री में इन्होंने मास्टर्स किया, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रही हैं। तो स्काई इज द लिमिट। वो जो हमारी लड़कियां हैं, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी सिर्फ महदूद है चूल्हा चक्की तक ही, किचन तक ही। किचन से बाहर भी एक जिंदगी है और जरूर इस बात की है कि आप अपने अंदर जो आपका जो टैलेंट है, जो क्षमता आपके अंदर है, जो आपके अंदर एक काबिलियत है,
उस काबिलियत को निखारने की कोशिश करें। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को जो है सपोर्ट करें। अभी हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया, पूरे विश्व में तकारीब हुई, श्रीनगर में भी तकारीब हुई, अनंतनाग में भी तकारीब हुई। मकसद यही है कि जो हमारी बेटियां हैं, अगर वो अपने पैरों पे खड़ी होती हैं तो मैं समझता हूँ कि पूरा समाज अपने पैरों पे खड़ा होता है। हम बहुत पहले समय से पढ़ते आए हैं कि अगर आप एक लड़के को पढ़ाते हैं तो सिर्फ एक फर्द को पढ़ाते हैं, अगर आप एक बेटी को पढ़ाते हैं तो पूरे खानदान को पढ़ाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी नौजवान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो अनीस शीरीन से एक तहरीक ले, इनसे इंस्पिरेशन ले और इन्हीं की तरह बनने की कोशिश करें, या इनसे बेहतर भी वो बन सकती हैं अगर वो अपने अंदर जो उनका टैलेंट है, अपने अंदर जो उनकी जो क्षमता है उसको समझें और उसको निखारने की कोशिश करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।